सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास। तो दोस्तों आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हमें बुक की आइडियोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह और कोई आपको यूट्यूब पर नहीं समझाएगा। और ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जामिनर की अप्रोच, एग्जामिनर क्या चाहता है ये समझ जाएंगे और इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था पॉपुलेशन, फिर हमने पढ़ा माइग्रेशन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों पढ़ रहे हैं ये, हमें यही चैप्टर क्यों दिया गया, पहले हमें ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं दिया गया, फिर माइग्रेशन क्यों नहीं दिया गया, ये समझना जरूरी है। पहले हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा, फिर जनसंख्या के मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से मूव करती है, उसकी क्या नीडें होती हैं जिससे कि वो मूव करती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या जब किसी जगह पर बस जाती है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका उत्थान कैसे होता है हिंदी वालों के लिए। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। पहले पुराने फैक्टर्स थे, ये पुराने पैरामीटर थे, लेकिन आज के समय में एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्पावरमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप जागरूक नहीं हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, कि एक अच्छी एजुकेशन आपको नहीं मिल पा रही है, तो ना ही आप जागरूक हो पाएंगे, ना ही आप आपके अंदर इतनी समझ होगी कि आपको आगे क्या करना है। बहुत से, क्योंकि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस लेना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, ये सब पहले तो चलता नहीं था, लेकिन अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यही फैक्टर है कि अपनी प्लानिंग और अपने आप को फ्यूचरिस्टिक विजन देना, जिससे कि यही जागरूकता का अर्थ है सही मायने में, अगर एक पर्सनल इंसान के बारे में बात करूं, ठीक है। फिलहाल हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की जो मेन परिभाषा है वो क्या है ये समझना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ enlarging the ranges of people choices, their increasing opportunities of education, healthcare, income and empowerment, and covering the full range of human choices from a sound physical, environmental, social or economical and political freedom, ठीक है। तो मतलब जब हमारी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होने लगती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड, तब हम खुद को तब हमारा देश, तब हम जागरूक होने लगते हैं। और जब हम जागरूक होने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। और जब ये सब चीज़ें हम जानने लगते हैं तो हम एक अच्छी नौकरी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें अपनी पता होता है कि हमारी एजुकेशन हमें क्यों दिया जा रहा है, जिससे कि हम अपनी स्किल्स को पहचानें, अपनी स्किल्स को पहचानें, उस स्किल को डेवलप करें और उसका यूज़ करके अपने आप को जीने के लिए कमा सकें, कुछ खा सकें, पी सकें और अपना विकास कर सकें। सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसके लिए, और इसी से ही हम अपने आप को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली फ्री कर सकते हैं, ठीक है। और यही मानव परिभाषा है। फिलहाल हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या परिभाषा होती है ये बता रहे हैं कि जब किसी देश में एक प्रोग्रेसिव रूप से डेमोक्रेटाइजेशन होता है और लोगों में एम्पावरमेंट बहुत तेज़ी से होती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से होती है। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है लोगों को बराबर, बिना भेदभावपूर्ण उनके अधिकार मिलना, जिससे कि उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जब बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो उसका फ़ायदा उठाकर वो भी अपना डेवलपमेंट करेंगे। इसमें ना ही कोई कास्ट आएगी, ना ही कोई रिलीजन आएगा, ना ही कोई भाषाई आधार आएगा जिससे कि उसके साथ भेदभाव किया जाए, क्योंकि जब तक ऐसा होगा तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में मोनोपोली और डोमिनेंसी नहीं चलती है, ठीक है। अगर आप मोनोपोली किसी कास्ट की बन जाएगी, किसी धर्म की बन जाएगी, तो दूसरे जो समाज है, दूसरा जो क्लास है, उसका तो वो पीछे हो जाएगा। और जब दूसरा पीछे हो जाएगा तो उनमें दूरियां और खाइयां बढ़ने लग जाएंगी, और जब खाइयां बढ़ने लग जाएंगी तो हमारे, देखो, किसी भी देश के लिए उस देश के नागरिक सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए उसके नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसीलिए हर सरकार का ये पहला काम होता है कि उसके देश के नागरिकों को बराबर अधिकार मिले। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है, आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की क्या रैंक है? 172 देशों में इंडिया की रैंक 127 है। फिलहाल दोस्तों, जो ये डेटा दिया गया है ये काफ़ी पुराना हो गया है। आज के समय में इंडिया की रैंक घटकर 132 हो गई है, 132। ये क्यों हो गई है, इसके कई सारे रीज़न हैं, अभी मैं बताऊँगा। फिलहाल हमारा जो सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया का, वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हमारे एग्ज़ाम में ये
क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट में स्कोर क्या है, तो आप बता देना कि 0.602 है। और भी आपकी जो बुक में जो भी अगर डेटा नया दिया गया है तो आप अपनी बुक का डेटा लिख सकते हैं। बाकी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप अपना जो स्कोर उसका बता के उसका ईयर लिख देंगे बगल में। मतलब कि आपने बताया 0.62 और जिस ईयर का वो है उसका ईयर लिख देंगे। तो फिलहाल हमें समझना ये चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे जान सकते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है। इसके लिए कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि देखो डेवलपमेंट शब्द का मतलब क्या होता है। आपके मन में कई सारी इमेजेस आएंगी जब डेवलपमेंट की बातें करूंगा, तो आप बोलेंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनियां। ये डेवलपमेंट नहीं होता है। देखो किसी भी देश की पहचान उसके नागरिकों से होती है, और जब नागरिक जागरूक होता है तभी ये सब संभव हो पाता है। ठीक है, तो जब तक हमारे देश के नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये सब चीज़ें संभव ही नहीं है। तो हमें उस नब्ज को पकड़ना है जो इसकी प्रॉब्लम्स और जो इसके सॉल्यूशन से क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि जब किसी भी देश में अमीर ज़्यादा होते हैं और गरीब कम होते हैं, और मतलब अमीरी और गरीबी के बीच जो खाइयाँ होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, तो उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट घटने लग जाता है। अब इसे आप, ये जो गैप है इसे आप कैसे सही करेंगे? इसके लिए उस देश में मिडिल क्लास वर्ग सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर रहता है। मतलब कि या तो दोनों को बराबर बढ़ाएं, देखो छोटे वाले को भी बढ़ाना है और अमीर वाले को भी बराबर उनकी इनकम पे करना है। इसीलिए तो सरकार ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी क्यों होता है? क्योंकि वो पैसे को रोक लेते हैं, और जब पैसा जो मार्केट में आया उसको रोक लेंगे तो लोगों को वो पैसा नहीं मिलेगा, और जब मार्केट में वो पैसा नहीं आएगा तो लोगों को जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो इनकम की इनइक्वालिटी जनरेट होगी, आपका जो अगला टॉपिक है। और जब इनकम की इनइक्वालिटी होगी तो देखिए पैरेटो प्रिंसिपल है जिसमें बताया जाता है कि इस दुनिया में 80% जो लोग हैं वो 20% लोगों के अंडर में काम करते हैं। तो मतलब कि जो 20% लोग हैं वो दुनिया की 80% पॉपुलेशन, 80% जो मनी है उसको होल्ड करते हैं, इनकम को होल्ड करते हैं। और जो 20% जो मनी है वो 20% लोगों के पास 80% लोगों के पास 20% मनी होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो अपने मालिक के अंडर में लोग काम करते हैं, इसलिए जो इनकम इनइक्वालिटी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इसे आप कम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे देश में सभी लोगों का बराबर से डेवलपमेंट हो सकता है, जब इस देश में सभी को बराबर अधिकार मिलते हैं, बराबर बिजनेस करने का, बराबर अपने काम को, अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है, तो वो बराबर अपनी इनकम जनरेट कर सकता है, अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है और अपने आप को जागरूक बना सकता है। आप जो ये मोटी मोटी कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे आप पकड़ेंगे ना तो कुछ भी चीज़ें लपेट देंगे अपने आंसर में, और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया इसे बस लपेट लीजिए, आप अपने शब्दों में बता दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। फिर फैक्ट्स तो कुछ नहीं होता है ये सब। ठीक है, कुछ फैक्टर होते हैं जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर होते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर को समझते हैं। हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उनके पहले हमारे देश की जो आबादी थी, उनका जो रहन सहन था वो अलग था, रहने का तरीका। इसका मतलब हम बहुत पुअर नहीं थे। एक बात याद रखिएगा, इंडिया गरीब नहीं था उस वक्त पे। ठीक है, इंडिया ब्रिटिशर्स के आने के बाद ज़्यादा गरीब हुआ है। ठीक है, फिलहाल उस वक्त पे जब वो लोग आते हैं तो कॉलोनाइजेशन करते हैं, खुद की कॉलोनीज बसाते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो उस वक्त पे जो आर्किटेक्चर था, इनका जो बिल्डिंग डेवलपमेंट करने का वो तरीका अलग था। ठीक है, और जो आज के टाइम में आप जो फ्लैट्स बनना और जो लोगों को एक बिल्डिंग में, मतलब कि कम जगह में ज़्यादा लोगों को रहना, ये ब्रिटिशर्स नहीं रखना शुरू करा। ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहें, जिससे कि जगह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, फिलहाल हम सोशल कल्चरल फैक्टर में यही चीज़ें हैं कि जब सभी को सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना होना, टेररिज्म और क्राइम्स होंगे, वॉर होंगे। अब जैसे देखो किसी देश में टेररिज्म हो रहा है तो उस देश में सबसे पहले, देखो किसी भी देश में जब टेररिज्म होता है ना, उसमें सबसे पहले कास्ट एंड क्लास के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब ये ख़त्म हो जाता है, जब कोई एक कास्ट डोमिनेट कर देती है ना, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि महिलाएं ही अगला सबसे बड़ा आधार होती है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, और उनको जब उनके साथ जब भेदभाव होता है
तब समाज पिछड़ता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट कहते नहीं कि मानव विकास वाले आ गए, मानव हितों की मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले आ गए। वो मानव अधिकारों की रक्षा, कौन से मानव अधिकार? मानव अधिकारों की रक्षा ऐसे अधिकार जिन्हें उन्हें बराबर मौका ना दिया जाए उनके टैलेंट के अनुसार, इसी को बोलते हैं मानव अधिकार। ठीक है, फिलहाल पॉलिटिकल फैक्टर यही है कि जब गवर्नमेंट एक ऐसा सभी लोगों को, जब बराबर गवर्नमेंट की नज़र में सभी लोग एक बराबर होते हैं, उसका हर नागरिक एक समान होता है। और हमारा आर्टिकल नंबर 14 भी कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना, लॉ। ठीक है, फिलहाल हम जो हमारी इकोनॉमिक तरीके से समझेंगे तो इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि सभी लोगों का रिसोर्सेज, जो देश में जितने भी संसाधन हैं उस पर बराबर का अधिकार सुनिश्चित करना। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर अमीरों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो इस देश में, उनके पास परचेजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होगी, और वो जब सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीद कर रख लेंगे तो फिर कम रुपए वाला इंसान कम चीज़ें खरीद पाएगा, और जब वो कम चीज़ें खरीद पाएगा इसका मतलब ये है कि वो कम रिसोर्सेस को रिटेन कर पाएगा। तो ये इनकम का यही रोल होता है। ठीक है, इनकम, अब आगे हम समझते हैं। हमारी जो जीडीपी है वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर की है। फिलहाल इंडिया जो है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का काफ़ी देरी से काम कर रहा है, और हम 2026-27 तक जरूर से ज़रूर बन जाएंगे। ऐसा क्योंकि मुकेश अंबानी ने भी यही कहा है, अडानी ने भी यही कहा है, और प्रधानमंत्री ने 2028 तक भी रखा है। फिलहाल दोस्तों, इसके बाद जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? किसी जगह की उसकी टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें। ठीक है, एक जगह है, उसकी आबादी में जितने लोग टोटल इनकम है उसकी पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तब हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। और ये जो पर कैपिटा इनकम है इस वक्त इंडिया की, ये जो नया डेटा तो अभी नहीं बताया गया, इस वक्त 7,333 डॉलर है, डॉलर। और अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो एक साल की होती है, तो जो 1.5 लाख रुपए ये पर महीने के नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हम रिच हो जाएंगे। फिलहाल पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, मेल न्यूट्रिशन, वेरियस टाइप ऑफ प्रिजुडिस क्या होता है? प्रिजुडिस मतलब पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में कोई टीचर हैं, हम उनसे पढ़े नहीं हैं, लेकिन हमसे किसी और बच्चों ने कहा है कि ये टीचर बहुत ही खतरनाक है, इन टीचर की अगर बात नहीं मानोगे तो ये तुमको 2 थप्पड़ मारेंगे और तुमसे तुम्हारा काम जरूर से जरूर करवाएंगे। तो उनकी जो एक इमेज बन जाती है ना, वो इमेज जो ये प्रिजुडिस के आधार पर होती है, उनके जज करने से पहले जिस चीज़ को हम जज कर लें उसको प्रिजुडिस बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल सबसे ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज़, हाँ, क्षेत्रीयवाद भी बहुत ज़्यादा है। कोई जैसे कि कोई इंडिया की कुछ सिटीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ सिटीज़ हैं कम डेवलप्ड हैं। ठीक है, कुछ गांव हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ गांव हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं पहुँची है। तो यही सब है इनका ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ जो सबको बराबर मौका देना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, और अब ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया के जो सबसे ज़्यादा आगे आते हैं। ठीक है, जिनकी सबसे ज़्यादा इनकम है। तो जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया और दिल्ली हो गया। यहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। और लो कैपिटा इनकम वाले कौन से राज्य हैं? वो यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, एमपी है, झारखंड है, असम है। ठीक है, यूपी बिहार को तो आप लोग जानते हैं, और महाराष्ट्र और पंजाब फिलहाल दोस्तों अभी इसकी जो करंट सिनेरियो ये है कि पंजाब कर्ज के बोझों तले दबता जा रहा है। इसका जो इक्विटी टू डेब्ट रेशियो है, आप नहीं समझते होंगे, ये इकोनॉमिक टर्म है। अगर कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो जरूर समझेंगे, इकोनॉमिक्स जिन्होंने ली होगी वो जरूर समझाएंगे। इक्विटी टू डेब्ट रेशियो ये होता है कि आप जो खर्च कर रहे हैं उसमें आप कर्ज कितना ले रहे हैं, ये होता है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंसान का हेल्दी होना, उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ज़्यादा होना। ठीक है, और विदाउट एनी एलिमेंट मतलब क्या होता है? बिना किसी मदद के, मतलब और देखो हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ेगी? जब किसी देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जहाँ लोग कम मरते हैं, वहाँ की हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। इस वक्त इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69 ईयर्स है। ठीक है, 69 नहीं 68 हो गई है फिलहाल, अभी कम हो गई है, घट गई है।
तो ये सब जो है ओल्ड, जहाँ पर हाँ ठीक है। और जो आपने देखा होगा कि जो जापान के देश, जापान को बूढ़ों का देश भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं 80-84 साल तक जी जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं 100 पार भी जीते हैं, जैसे सेनेट्रियन इनको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। साउथ कोरिया में भी, ठीक है। ओल्ड एज हेल्थ केयर, एजुकेट न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी इंडिविजुअल, बस यही चीज़ है कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होगा, तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपना विकास भी स्वस्थ तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। और डेथ रेट, फिलहाल डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। पहले जो थी 25 लोग थे, अब जो हैं 8 लोग हैं, 8 लोग हैं फिलहाल। अभी जो 2021 का डेटा है वो कहता है कि 7.3 लोग 1000 लोगों पे हो गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मतलब कि जब हमारा डेथ रेट अगर घट रहा है, इसका मतलब है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। IMR क्या है, बहुत से बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। IMR काफ़ी शॉर्ट में लिख दिया, सॉरी। इसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जिसको मातृ मृत्यु दर बोला जाता है हिंदी में। ये हमारा 148 था, जो कि अब घट के 70.6 हो गए हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हमने बताया कि 37 ईयर्स थी पहले, ये 37 ईयर्स आज की नहीं है, 1947 आज़ादी के वक्त की है, ठीक है। और आपको याद होगा कि हमारे देश में 1919 में प्लेग महामारी फैली थी। उस वक्त पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सबसे ज़्यादा कम थी, क्योंकि उस वक्त पे हमारी पॉपुलेशन भी निगेटिव में चली गई थी, उसकी जो ग्रोथ थी वो निगेटिव में हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेंसी भी हो गई थी। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, ये सब एक दूसरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। देखिए, जो नॉलेज होती है ना, नॉलेज का मतलब ही होता है कि आप चीज़ों को लिंक किस तरह से करते हैं और उसको समझते किस तरह से, दैट्स द नॉलेज, ठीक है। डिक्रीज द बर्थ रेट, हाँ, बर्थ रेट का डिक्रीज होना का मतलब ये होता है कि पहले बर्थ रेट का डिक्रीज होने का मतलब ये होता था कि हम उन्हें, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं हम उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब ये होता है कि बर्थ रेट का मतलब पहले 5-5, 6-6 बच्चे भी तो होते थे, लेकिन अब इंसान जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें महंगाई से भी लड़ना है। इसलिए लोगों को पता है कि उन्हें कितने फैमिली प्लानिंग किस हिसाब से करनी है। 3 बच्चे करेंगे तो उनका कैसे, किस तरह से अफोर्ड करेंगे, किस तरह से उनका फ्यूचर डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए जब लोगों के अंदर जो अवेयरनेस, मैंने बोला ना, एम्पावरमेंट आती है, जब लोग जागरूक होते हैं तो उन्हें पता चलता है हर एक अपनी जो बेसिक जो चीज़ें जो दिनचर्या में जो कर रहे हैं उन सब में उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। यही जागरूकता का मतलब होता है। जागरूकता जो होती है ना, हमसे शुरू होती है, हमसे खुद से पर्सनली शुरू होती है, और जो इसका इम्पैक्ट है पूरा नेशन पे पड़ता है, क्योंकि सब लोग एक साथ जब बदलते हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो में घटना इन रूरल, हाँ देखो, सेक्स रेशियो जो है इस अलार्मिंग बता रहा है। इसमें ये ऐसा क्यों है आपको समझना जरूरी है। जो महिलाएं हैं, अगर 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या घटेगी, इसका मतलब ये कहा ज़्यादातर लगाया जाता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, और ये एक सोसाइटी का डिग्रेडेशन, सोसाइटी जो है डिग्रेडेशन होता जा रहा है, ठीक है। उसकी जो मानसिकता है वो नैरो होती जा रही है, संकीर्ण मानसिकता के लोग पैदा होते जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो मानव विकास है वो, इसीलिए मानव विकास होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये फैक्टर जो है उसका निगेटिव फैक्टर है, ठीक है। ये मानव विकास को निगेटिविटी की ओर लेके जाता है, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, ये मैंने ये सब बता दिया है आपको, आप ये सब देख लेंगे। लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है, 77.7% है अभी का करंट सिनेरियो। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है, तो हमारा केरला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। आपसे मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि सेकंड लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किसका है, किस स्टेट का है। प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फिलहाल सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है बिहार का है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, केरला की पोजीशन जब जहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, आप समझिए जहाँ पे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं वहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा है, ठीक है। और जब लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। वो इसीलिए उन्हीं हेल्थ, देखो जब आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आप फिर दूसरे शहरों में जॉब करने क्यों जाते हैं, आप वहीं पे क्यों नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। और वहाँ फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि इसलिए वो लोग वहाँ पर, हमारा जो इंडेक्स है वो स्कोर अच्छा कर रहा है, केरला का स्कोर, ठीक है। उड़ीसा का बॉटम पे है, उड़ीसा एक ट्राइबल स्टेट है, इसलिए यहाँ का कम है। ड्यू टू हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी
लिटरेसी केरला प्लेस ऑन द टॉप। ठीक है, अब देखो केरला हर चीज़ में टॉप क्यों करता है, क्योंकि उसका लिटरेसी रेट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मैटर कर जाता है। जहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे वहाँ पर ये सब भेदभाव कम होंगे। वहाँ पर जब हमारा सेक्स रेशियो ज़्यादा होना, मतलब कि वहाँ पर सोसाइटी जो है अपग्रेड कर रही है, अपने आप को आगे बढ़ा रही है। जो मैंने बोला नहीं कि सोसाइटी डिग्रेड हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी अपग्रेड हो रही है, अपने अंदर नए विकास आ रहे हैं। वो 22वीं सदी के हिसाब से सोच रही है कि उसको क्या करना है, उसके लिए क्या भला है और क्या बुरा है। ठीक है, और लो लिटरेसी रेट उड़ीसा में है, सब सेम ही है, सब सारे फैक्टर सेम है। रीजन फॉर लो ह्यूमन डेवलपमेंट, लो लिटरेसी रेट, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ ब्रिटिश कंटिन्यूड। हाँ, रीजनल डिस्पैरिटीज क्या है, जैसे कि इंडिया की कुछ सिटीज़ हैं उसमें लोग वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। दूसरी सिटीज़ में पहले जाना बहुत, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लोग केवल 4 सिटीज़ के बारे में जानते थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बस, और बेंगलुरु ज़्यादा। ठीक है, लोग फिर बाद में ये नए नए शहर उभरना शुरू हो गए थे, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ। ठीक है, तो ये सब इसीलिए रीजनल डिस्पैरिटीज लोगों के मन में ये थी। ठीक है, नोएडा वोएडा पहले कुछ नहीं था इनका। ठीक है, बाद में ये सब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ लोगों के मन में, वहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हुई और लोगों ने फिर जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी वो जगह ज़्यादा डेवलप कर सकेगी। ठीक है, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रिवेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अब्यूज ह्यूमन राइट, कॉजेज लो। ठीक है, ये सब सिंपल फैक्टर है, आप समझ गए होंगे कि सस्टेनेबल। हाँ, इसमें एक चीज़ नई है कि मेथड टू इंक्रीज एसडीआई, कैसे इंक्रीज एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जिसको फ्यूचर को ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, जिसमें नेचर को बिना हानि पहुंचाए टेक्नोलॉजी का खुद का डेवलपमेंट करते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। गॉट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, सही बात है बिल्कुल कि अगर हम पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारी सरकार करेगी, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम पर, एजुकेशन पर, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन पर ज़्यादा प्रमोट करेगी, जिससे कि सबको बराबर अधिकार मिलेगा, तो हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगा। क्योंकि देखिए प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। ठीक है, और वहाँ पर वो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, और जब हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है तो फिर उसे मैनेज कैसे किया जाएगा, तो सबको बराबर अधिकार आप कैसे देंगे, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करके। फिलहाल गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट कर रही है ये एक अलग कंट्रोवर्सी है, इसके जो दोनों पक्ष हैं इसको समझाने के लिए हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जो हम बताएंगे आपको फिर बाद में। ठीक है, इंक्रीज सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। हाँ, सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम आप समझ गए हैं कि जितने भी भेदभाव हैं वो ना होना। पॉलिटिकल फ्रीडम ये है कि हमें बराबर का अधिकार मिलना, सभी को बराबर का, बिना और डेमोक्रेटाइज होना, सेकुलराइज्ड होना, और अपने आप को, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब जो आइडियोलॉजी होती है ना, हमारी मूल आत्मा, उसी से हमारी जो पहचान होती है। और फिलहाल हमारी जो ये वीडियो है हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है। सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ इर्द गिर्द ही हमारे घूमते हैं। अगर आप ये समझेंगे तो आप अपना आंसर सबसे ज़्यादा बेस्ट लिख के आएंगे और सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।